बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज स्टूडेंट्स हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उस फ्रेमवर्क का जिसका नाम है टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन। अब इसका मैं पहले थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। ये रिलेटिवली इजी है बाकी सब स्टेप से। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है। इसमें अब कुछ मिलती जुलती टर्म्स आएंगी जो कि जिनसे आप लोग पहले ही फेमिलियर हैं, यानी कोई इतनी नई चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जिससे आप लोग वाकिफ़ ना हो। बस ये है कि ये चीज़ें हम पहले से जानते हैं लेकिन इस नामों से नहीं जानते। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन। अब पहले हमने डिस्कस किया था नॉलेज ट्रांसफ़र को, ठीक है। नॉलेज ट्रांसफ़र क्या होता है? किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज को ट्रांसफ़र करना, मतलब टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना। अब जब टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है क्या, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता देता हूँ कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस होती है तो उसका कोई ना कोई ऑनर होता है जिसने उस प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाया होता है, ठीक है। तो उसकी ऑनरशिप जो होती है उसको बेसिकली कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब उस ये प्रोडक्ट या सर्विस की जो प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग समझने की कोशिश करें, इंटेलेक्चुअल क्या होता है? सोचना यानी कुछ, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आपकी चीज़ हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद है जो प्रोडक्ट या सर्विस फर्स्ट टाइम किसी ने इन्वेंट की है तो उसका राइट उसके पास होगा। इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन के अंदर हमने क्या देखना है कि जब टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाता है, नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। यानी आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी से बनवाया है तो उस केस में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं वो पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं जिन्होंने बनाया है, अब वहाँ से ट्रांसफ़र होकर किधर आ जाते हैं? आपके पास। तो अब जब उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है तो अब आपने ये इंश्योर करना है कि वो आपके पास सेफ़ रहे। यानी ऐसे ना हो कि इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लीक हो जाए आपसे। तो लीक होने के केस में क्या होगा कि पहले आप दोनों के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अब तीसरा कोई और बंदा लेगा। अब जब तीसरे बंदे के पास चला जाएगा तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टेक्नोलॉजी मिसयूज़ होगी, ठीक है ना। जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, लेट्स सपोज उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये एटॉमिक बम जो बनता है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने पहली बार बनाया, तो उसके इंटेलेक्चुअल राइट उनके पास थे पाकिस्तान में। अब उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ईरान को भी दिए, ठीक है ना, वहाँ लोगों को बताया, मतलब लोगों को उन्होंने बताया कि बम कैसे बनाया जाता है, एटॉमिक बम। तो उन्होंने बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ट्रांसफ़र किया। तो जब आप ट्रांसफ़र करते हैं इस तरह तो उसमें रिस्क होता है कि कोई मिसयूज़ करेगा, और वो फिर आपको पता है अल्टीमेटली फिर अगर टेररिस्ट के हाथों में लग जाए तो कितना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है जी। ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज from one organization to another is well known to be problematic as far as technology intellectual property is concerned. It differs from the transfer of product and goods in various ways. अब ये किस तरह डिफ़र कर सकता है? पहली एग्जांपल है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। वंस नॉलेज इज़ ट्रांसफर्ड इट कैन नॉट बी टेकन बैक। अब ये ऐसे ही है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया किसी ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने आपको आके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया और आपको सिखा दिया इसको यूज़ कैसे करना है। अब जो उन्होंने आपको सिखा दिया है, क्या ये चीज़ वापस हो सकती है? नहीं। अब वो स्किल तो आपके पास आ गया है ना, तो अब आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये कह रहा है जब आपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना है तो मेक श्योर करना है कि आप सही हाथों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब राइट पीपल को दे रहे हैं नॉलेज। तो अगर आपने नॉलेज ट्रांसफ़र किया तो ये बात याद रखनी है कि ट्रांसफ़र वो नॉलेज रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या है, इन सर्टेन केसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई इफ़ ए स्पेसिफिक पीस ऑफ नॉलेज हैज़ बीन
एब्यूज़ड या यूज़। वो ये कह रहे हैं इसमें कि अगर आपने एक नॉलेज को ट्रांसफ़र किया है तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि नॉलेज यूज़ होगा या एब्यूज़ होगा। एब्यूज़ होता है किसी चीज़ का रॉन्ग इस्तेमाल करना। जैसे मैंने आपको अब इसकी एक एग्जांपल ले लें, सॉफ्टवेयर में एक हैकिंग होती है, तो इस एक एथिकल हैकिंग होती है और एक अनएथिकल होती है। बेसिकली दोनों जो है ना, एथिकल और अनएथिकल हैकर्स, वो सीखते हैं हैकिंग का टॉपिक। अब उसमें क्या करते हैं, जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो तो इसका प्रॉपर यूज़ करते हैं, यानी आपके सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो अनएथिकल हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह को हैक करते हैं और फिर उसके अगेंस्ट वो पैसे डिमांड करते हैं, कभी कुछ डिमांड करते हैं, यानी वो इसको एब्यूज़ करते हैं। तो इसमें वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब स्पेसिफिक नॉलेज ट्रांसफ़र होता है तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है कि वो मिस यूज़ हो रहा है या मिस यूज़ हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट द ओनरशिप ऑफ एन आइडिया एंड वेयर इट ओरिजिनेट्स। अब पिन पॉइंट द ओनरशिप का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, कि सबसे पहले एक माइंड में आइडिया आता है, ठीक है, जिसने मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाया या गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई या बम इंट्रोड्यूस करवाया, सबसे पहले उसके माइंड में एक आइडिया आता है, उस आइडिया को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर आगे उस आइडिया को ट्रांसफ़र करता है। तो वो ये कह रहा है कि जब नॉलेज ट्रांसफ़र हो जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर ये पता करना मुश्किल होता है कि एक्चुअली इस आइडिया का ऑनर कौन है। बिकॉज अब ज़्यादा लोगों के पास चलेगी ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो पता कैसे चलेगा कि पहले किसने ये आइडिया बनाया था। तो इसलिए जब भी आपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है तो बड़े एहतियात से करना है। आगे क्या है जी, एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट लॉज रिगार्डिंग नॉलेज प्रोटेक्शन। अब ये आपको पता है हर कंट्री की डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लॉज मुख्तलिफ होते हैं। किसी कंट्री में स्ट्रिक्ट होते हैं ज़्यादा, किसी में नरम होते हैं। पाकिस्तान में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, इसी वजह से आए रोज़ वेबसाइट हैक हुई होती हैं, अकाउंट्स हैक हो जाते हैं जीमेल के। पिछले दिनों आपने शायद न्यूज़ सुनी हो कि पंजाब असम्बली की वेबसाइट बांग्लादेश के हैकर्स ने हैक कर ली थी, ठीक है। और इसी तरह एक और फेमस यूट्यूबर हैं, शायद आपने उनका नाम सुनो, आज़ाद चाय वाला उनका नाम है। तो वो अक्सर लोगों को ये कहते थे कि नॉलेज का फ़ायदा कोई नहीं, आप शॉर्ट कोर्सेज करें और इससे जो है ना पैसे कमाएं। तो पिछले दिनों में तकरीबन 1 माह पहले ये हुआ है कि हैकर्स ने उनकी वेबसाइट जो है ना वो हैक कर ली, और उसके ऊपर उन्होंने जो मैसेज लिखा ना, वो मैसेज का ट्रांसलेशन ये थी कि डिग्री बड़ी मैटर करती है, मैं एक डिग्री वाला हूँ जिसने आपकी वेबसाइट हैक कर ली है, ठीक है। तो ये लॉज जो हैं वो चेंज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के नॉलेज प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असेंबल द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड टू डेवलप फ्यूचर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो ये कह रहा है कि एक मरतबा जब आपने प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए ना, ठीक है, एक जगह से नॉलेज को दूसरी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र कर दिया, तो दोबारा उसी तरह की जो प्रोडक्ट है ना वो बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा तो जिसको आपने दिया है नॉलेज, हो सकता है वो उसको यूज़ करते हुए आपसे भी बेहतर चीज़ बना ले, तो फिर लोगों का आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा। जब वो आपसे बेहतर चीज़ बनाएगा तो वो फिर सारी दुनिया को बताएगा, जी पहली बार ये बनाई मैंने थी, क्योंकि मैंने इससे देख लें इससे बेहतर चीज़ बना ली है। तो इसलिए नॉलेज को ट्रांसफ़र करना एक एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक काम है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इसमें इशू आता है, और ये पॉइंट्स हैं, आपने इनको माइंड में रख के ट्रांसफ़र करना होता है। अब नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी मैकेनिज़म्स यूज़ होते हैं, ये इनके नीचे नाम दिए हुए हैं। पेटेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न है, कॉपीराइट है जिसका आपको पता होगा, सीक्रेसी है, डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी, गेनिंग लीड टाइम एडवांटेज, ट्रेडमार्क है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो इनको पढ़ते हैं पहले। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़, ये जो होती है ना कि प्रोटेक्ट करने के मैकेनिज़्म, अब ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारा जो नॉलेज है वो कोडिफाइड है, टैसिट है या फिर आउटपुट है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है?
कोडिफाइड का तो आपको मतलब पता चल रहा होगा ना। लेट सपोज कोई एक C++ का प्रोग्राम है हज़ारों लाइनों का, जो कि पूरा सॉफ्टवेयर है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसको कहते हैं कोडिफाइड। और लिखा हुआ है और टैसिट। टैसिट का मीनिंग होता है ईजिली, आसानी से समझ आ जाने वाली चीज़। तो आपने कोई आसानी से समझ आने वाली फ़ाइल है उसको प्रोटेक्ट करना है, या फिर आउटपुट जो फाइनल प्रोडक्ट होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, उसको प्रोटेक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन का जो मैकेनिज़्म है ना, वो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। आपने कोड को प्रोटेक्ट करना है, आपने किसी आसान सी फाइल को प्रोटेक्ट करना है, या आउटपुट की किसी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी। सो ये पहली टाइप है जी, ये जो मैकेनिज़्म लिखे हुए हैं इनमें से पहला मैकेनिज़्म क्या है जी, प्रोटेक्टेड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन। ठीक है जी। अब ये क्या है, बेसिकली एक टूल होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी के पास होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को देता है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है ना, उसको यूज़ करके अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है। दोबारा सुन लें, प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिकली ये एक प्रोसेस है, या फिर टूल है, या फिर सिस्टम आपको कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो टूल है ना, ये बेसिकली किसी बिजनेस ओनर को होता है, या इंडिविजुअल किसी एम्प्लॉय को होता है। ठीक है। अब इसका मकसद क्या होता है, ये ओनर को दिया जाता है, ओनर से मुराद है बिज़नेस के ओनर को, वो इसको यूज़ करते हुए अपनी जो है टेक्नोलॉजी इसको प्रोटेक्ट करता है। इन सम, अच्छा इसको शुरू से पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टेड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी इज़ ए प्रोसेस, टूल, सिस्टम और सिमिलर आइटम that is the property of business or an individual and provides some sort of benefit or advantage to the owner। वही बात है कि किसी इंडिविजुअल का ये होता है टूल, और ये बिजनेस ओनर को दिया जाता है, जिससे वो फिर फ़ायदा उठाता है। इन सम इंडस्ट्रीज प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज आर ए की डिटर्मिनेंट ऑफ सक्सेस। अब की डिटर्मिनेंट क्यों होते हैं सक्सेस के, बिकॉज इनका काम होता है नॉलेज को प्रोटेक्ट करना, टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करना। जब टेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट होगी तो डेफिनेटली उससे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगी। अच्छा, अब आगे इसमें देखें, टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन इज़ ए ब्रॉड टर्म दैट कवर्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज टू कंट्रोल असेस टू कॉपीराइट कंटेंट और टू प्रोटेक्ट प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम कॉपीइंग प्रोटेक्टेड नॉलेज। अच्छा, अब इसमें बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर ना डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके एक इकट्ठा ही पैकेज बनाया जाता है, जिसका काम ये होता है या कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करे या फिर कंटेंट को प्रोटेक्ट करे। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये मैं ज़रा आपको ना, ये चार चीज़ें हैं असल में मिलती जुलती, ये हम आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, ये फिर आपको यहाँ से क्लियर होंगी। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन के इसके बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, या दो मेयर्स इनको कहते हैं। पहला क्या है जी, असेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी, और दूसरा है कॉपी कंट्रोल टेक्नोलॉजी। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो है असेस कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ ये यूज़ की जाती है कॉपीराइट ऑनर्स की जानिब से, और इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी ये है कि जो पासवर्ड कंट्रोल करते हैं सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपका एक अकाउंट होता है ना, जैसे आपने जीमेल पे लगा लिया पासवर्ड, ठीक है। अब जब आप जीमेल पे अपने अकाउंट का पासवर्ड लगाएंगे तो आपको सिर्फ अपना अकाउंट शो किया जाएगा, यानी जो पासवर्ड लगा के बेसिकली आप ये करते हैं कि आपको एक लिमिटेड अकाउंट, आपको एक लिमिटेड कंटेंट दिखाया जाता है, ठीक है। उसके कॉपीराइट किसके पास होते हैं, आपके पास होते हैं। अब इसकी मैं आपको समझाऊं बेसिकली, तो कॉपीराइट एग्जैक्ट क्या चीज़ होती है। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना, कि या किसी भी जगह पे, तो उस वीडियो के जो कॉपीराइट्स हैं ना, वो आपके पास होते हैं। कॉपीराइट्स बेसिकली काइंड ऑफ ओनरशिप ही होती है, ठीक है जी, जिसका मकसद क्या होता है कि अगर आपकी वीडियो है तो इसके कॉपीराइट्स आपके पास हैं, मतलब कोई दूसरा शख्स इसको कॉपी नहीं कर सकता आपकी इजाज़त के बगैर, ठीक है। तो आपकी इजाज़त के बगैर कोई दूसरा इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। समटाइम्स आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कि कोई एक वीडियो वायरल हुई है ना, तो वो हर चैनल के ऊपर अपलोड हुई होगी। बेसिकली वो क्या करते हैं, उसमें कुछ होते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स, जिससे वो कॉपीराइट को चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई वीडियो फर्स्ट टाइम बना के अपलोड की, अब वो वीडियो वायरल हो गई,
तो उसके बेसिक तो कॉपीराइट ऑनर मैं हूँ ना। लेकिन अब जो दूसरा कोई मेरी वीडियो को कॉपी कर रहा है वो बेसिकली ये करते हैं कि उसके कॉपीराइट चेंज कर देते हैं इलीगल तरीके से, ठीक है। तो असेस कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ किस लिए होती हैं कि ये बेसिकली चेक करती हैं कि कॉपीराइट ऑनर को कितना असेस दिया जाए, ठीक है। अब इसमें मैंने एग्जांपल आपको दी है पासवर्ड की। अच्छा, दूसरी टाइप क्या है जी, कॉपी कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़। अब कॉपी कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है कि जब आपने कोई वीडियो अपलोड की है ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट होगा, ठीक है। कंटेंट से मुराद है अंदर ऑडियो होगी या वीडियो होगी या जो भी चीज़, या आपने गूगल के ऊपर कोई MS वर्ड की फ़ाइल अपलोड कर दी या एक्सेल की, तो उसके अंदर बेसिकली कंटेंट होता है ना। तो कॉपी कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ किस लिए है, जो आपने कंटेंट अपलोड किया ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आया। ये बेसिकली दो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं प्रोटेक्शन की, ठीक है जी। हाँ, अब ये है वो जो मैं आपको कह रहा था कि आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ आएगा, ट्रेडमार्क, पेटेंट और फिर कॉपीराइट। सबसे पहले है जी ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम या उसका सिंबल या फिर उसका स्लोगन। ये एक वर्ड हो सकता है, 3-4 वर्ड्स हो सकते हैं, ये एक लाइन हो सकती है, या फिर एक लोगो हो सकता है, एक इमेज हो सकती है। ट्रेडमार्क बेसिकली बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे आपका है ना एलीट कॉलेज, तो अब आपका एक कॉलेज का एक लोगो भी आपने देखा होगा, वो जो लोगो है ना और ये जो नाम है एलीट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ये बेसिकली आपका ट्रेडमार्क है। दुनिया में कोई भी शख्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकती, ये आपके नाम हो गए। आप कोई अगर यूज़ करेगा तो वो फिर आप उसको जो है वो उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। ये होता है बेसिकली ट्रेडमार्क, जो कि प्रोडक्ट या सर्विस। अच्छा, एक चीज़ होती है फिर सर्विस मार्क, ठीक है जी। अब सर्विस मार्क क्या होता है, ये सिर्फ सर्विसेज को देखता है। यानी अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है, जो ट्रेडमार्क है वो गुड्स को देखता है और सर्विस मार्क जो है वो सर्विस को देखता है। बाकी ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क के अंदर दोनों चीज़ें सेम हैं। इसमें भी कोई वर्ड यूज़ हो सकता है, लाइन यूज़ हो सकती है, स्लोगन यूज़ हो सकता है, या फिर लोगो यूज़ हो सकता है। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है जी पेटेंट्स। अब पेटेंट क्या होते हैं, जब आपको ये इंडस्ट्रियल टर्म है, बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इंजन बनाया है, 3 सिलेंडर इंजन या 4 सिलेंडर इंजन, तो ये आपने एक नई इन्वेंशन की है, तो इसके जो पेटेंट्स होंगे वो आपके पास होंगे, मतलब इसके इख्तियारात आपके पास हैं। अब आप इसको पब्लिक कब करते हैं नहीं करते ये आपकी मर्ज़ी है। आप इसको कितना एक्सेस देते हैं पब्लिक को, नहीं देते, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो इसको बेसिकली कहते हैं पेटेंट्स। अब ये वही अगेन आ गए कॉपीराइट्स। ये मिलती जुलती चीज़ें मैंने आपको बताया है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ यही देखना है कि टेक्नोलॉजी को हमने प्रोटेक्ट करना है, वो किसी भी तरीके से कर लें, ठीक है। अब कॉपीराइट्स क्या होते हैं जी, कॉपीराइट्स होते हैं किसी का जो आइडिया होता है ना, इंटेलेक्चुअल आइडिया, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब वो आइडिया किसी भी फील्ड का हो सकता है, कोई मूवी की फील्ड में है, कोई सॉफ्टवेयर की फील्ड में है, कोई एजुकेशन की फील्ड में है। किसी भी फील्ड में किसी शख्स का जो आइडिया होता है, ठीक है, जिसको उसने टेंजिबल मीडियम में कन्वर्ट कर दिया होता है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली कॉपीराइट्स। अच्छा, एक छोटा सा फ़र्क समझ लें, पेटेंट्स में और कॉपीराइट्स में क्या फ़र्क होता है। अब पेटेंट्स भी तो वही होते हैं, फिर कॉपीराइट्स भी, तो इनमें फ़र्क क्या होता है ये लिखा है। इन कंट्रास्ट टू पेटेंट्स, कॉपीराइट्स प्रोटेक्शन स्टार्ट्स इमीडिएटली। यानी आज आपने वीडियो अपलोड किया है, तो जैसे ही आपने अपलोड किया है तो उसकी कॉपीराइट्स आपको प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, विदाउट द नीड फॉर एन एप्लीकेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ ओरिजिनलिटी। यानी इसके लिए पहले आपको कहीं से ऑथेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है आपकी, मतलब आप किसी को पहले दें जी ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको चेक करें, इसको इवेल्यूएट करें, ये लीगल है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने वीडियो अपलोड कर दी तो उसके कॉपीराइट्स फौरी तौर पर स्टार्ट हो जाएंगे। और जो दूसरा होता है पेटेंट्स, उसमें बेसिकली आप दिखाते हैं एक्सपर्ट्स को
जैसे आपने कोई इंजन इंट्रोड्यूस करवाया तो आप उस फील्ड के जो इंजीनियर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाएंगे, वो अप्रूव करेंगे हाँ जी ये ठीक है, इन्वेंशन ये ठीक है, तो फिर उसके बाद उसके पेटेंट्स आपके पास आएंगे। लेकिन कॉपीराइट जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। आगे है जी पेटेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। ये बेसिकली हम ये इसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं, आपको याद है ना कि किन किन मैकेनिज़्म से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं नॉलेज को। तो अब आगे है पेटेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न। एक सेकंड जी। अच्छा, पेटेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन पैटर्न, इसमें बेसिकली क्या होता है, हम देखें जो अब हम टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ से करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने अपनी कंट्री के अंदर या अपनी सिटी के अंदर से ही टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया है। तो अब आपने इसमें जो डिज़ाइन पैटर्न के अंदर जो चीज़ देखनी है ना, वो आपने ये देखनी है कि आपने टेक्नोलॉजी को इस तरह से प्रोटेक्ट करना है कि बेशक आपने ग्लोबली इंपोर्ट किया हो टेक्नोलॉजी को कहीं से भी, दुनिया से भी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो ब्रीच नहीं होने चाहिए, वो टूटने नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसको फॉर्मली देखें क्या है। द मोस्ट डिस्कस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इज़ दैट ऑफ पेटेंट्स। ये सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला है जी। IP स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट्स आर ऑफन रेफर टू इंटरचेंजेबली बिकॉज पेटेंट्स आर ऑफन रिगार्डेड एज स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ लीगली प्रोटेक्ट। अच्छा, ये MCQs आया था एक जगह पे, मुझे याद है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है ना इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा किसको किया जाता है, तो वो पेटेंट्स है। ठीक है जी, तो सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है, पेटेंट्स के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया पेटेंट्स इंडस्ट्री से रेलिवेंट होते हैं और इंडस्ट्री में जो इनोवेशन होती है, इन्वेंशन होती है, वो बड़े ह्यूज लेवल पे होती है। उसका इम्पैक्ट फिर आगे पूरी सोसाइटी पर होता है और उससे बिजनेसेस इमर्ज करते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, ये टेबल में बेसिकली ये बताया गया है कि किस टाइप के नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किस टाइप की मैकेनिज़्म चाहिए। अब ये लेफ़्ट साइड पे टाइप ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है और इसका फिर बताया गया इसके लिए कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पहला है टेंजिबल या फिर कोडिफाइड। तो इसके लिए मैकेनिज़्म कौन कौन से हो सकते हैं जी। पेटेंट्स एज प्राइमरी प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म, वो कह रहा है पेटेंट्स तो सबसे पहले यूज़ होने हैं ना, उसके बाद कॉपीराइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे, फिर ट्रेडमार्क्स होंगी और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स होंगी। यानी जब आपने टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज को ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले आपने, अगर वो कोडिफाइड है नॉलेज, ठीक है, या टेंजिबल है। अब टेंजिबल नॉलेज कौन सा होगा, लेट्स सपोज आपने उन्हें कोई रिपोर्ट दिया हार्ड फॉर्म में, तो उस केस में सबसे पहले पेटेंट्स को प्रोटेक्ट करें जी, फिर कॉपीराइट्स को, फिर ट्रेडमार्क्स को। तो इसी तरह ये नीचे लिस्ट डाउन है टाइप ऑफ नॉलेज और फिर उनके अगेंस्ट मैकेनिज़्म, ये फिर आप पढ़ लीजिएगा। डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी। अब डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी क्या है जी। रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ ऑफन यूज्ड टू अनकवर एंड कॉपी द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ ए competitor technology. A proactive approach which could work in this case is that of making use of complex design. अब समटाइम्स ऐसे होता है कि जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई है, डिलीवर करनी है, उसका डिज़ाइन बड़ा कम्प्लेक्स होता है। आप जानबूझ के उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी डालते हैं। देखें, जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं ना, वो जितना मुश्किल आप बनाएंगे उतने कम चांसेस होंगे कि उसको कोई हैक कर सके। ठीक है, तो डिज़ाइन कम्प्लेक्सिटी बेसिकली ये होता है, आपने कोई इंडस्ट्री की प्रोडक्ट बनाई है या कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसके अंदर अगर डिज़ाइन के अंदर कम्प्लेक्सिटी है ना, तो देयर आर लीस्ट चांसेस ऑफ बीइंग मिसयूज्ड। तो बहुत कम चांसेस हैं कि इसको कोई मिसयूज़ कर पाएगा। ये है डिज़ाइन को। आगे है कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट। अब कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट क्या होते हैं, बेसिकली ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स होते हैं। नॉन डिस्क्लोजर से मुराद ये होता है कि जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, पब्लिक को नहीं दिखाया जाता, दो पार्टीज़ के दरमियान ही वो रहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो उसमें एक ये किया जाता है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट किए जाते हैं जिसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है उसके दरमियान और जो टेक्नोलॉजी ले रहा है इन दोनों के दरमियान। उसमें बेसिकली डिफ़ाइन ये किया जाता है कि ये नॉलेज हमने आपको दे दिया, अब आपका काम है इसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है,
फिर दोनों तरह से लीगल टीम बैठती है, उनके ऊपर साइन किए जाते हैं और ये सारा मामला होता है। इसको बेसिकली कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। फिर आगे है लास्ट, गेनिंग लीड टाइम एडवांटेज। अब गेनिंग लीड टाइम एडवांटेज क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट या सर्विस जिस फील्ड की दी है ना, उसकी मार्केट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके नीचे एग्जांपल दी हुई है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी आपको पता है क्या होती है? अब नैनो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इसके अंदर ज़रा सा भी कोई काम होगा ना तो वो इनोवेशन या इन्वेंशन ही कंसिडर किया जाएगा। बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर कोई चंद ही मुल्क हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो उसका नामो निशान नहीं है, हम सिर्फ अडॉप्ट कर रहे हैं, बना कुछ नहीं रहे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब आप नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई काम करते हैं ना तो उसमें आपका किया हुआ हर काम जो है वो इन्वेंशन या फिर इनोवेशन हो जाता है। तो बेसिकली ये गेनिंग लीड टाइम का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले किसी टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना है और उसके पेटेंट अपने नाम कर लेने हैं। जब आप उसके पेटेंट्स अपने नाम करेंगे तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि उसके पेटेंट्स लीक होंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, हर कोई इसके ऊपर काम करना चाहता है, हर कोई उसका नॉलेज लेना चाहता है और उसका नॉलेज देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो फिर आपका ये काम है कि आपने इस टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी, तो ये थे बेसिकली मैकेनिज़्म। आई होप आपको समझ आए हैं। ये इतना मुश्किल नहीं था चैप्टर। बेसिक हमारा काम यही है, जब नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाए एक जगह से दूसरी जगह तो उसको प्रोटेक्ट करना। सो इससे रेलिवेंट स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन आया तो ज़रूर पूछें, आई वुड वेलकम इट। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।